हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेन लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब प्लेन के कॉन्सेप्ट की बात। तो आज के इस लेक्चर में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, सेकंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए x1 y1 z, थर्ड है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, अगर प्लेन किसी तीन पॉइंट से पास कर रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। और लास्ट वन है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेक्ट फॉर्म के अंदर प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कोशिश करूंगा डिटेल में समझाने की। अगर फिर भी समझ में आया तो शॉर्टकट तो आ ही जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश करना कि डायरेक्ट इक्वेशन याद ना करें, समझे इक्वेशन आई। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगी। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर इक्वेशन क्या होगी, प्लेन की। तो मान लिया ये हमारे पास कोई प्लेन, ठीक, ये ओरिजिन, तो प्लेन का और इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन होगा कितना, p, यानी ओरिजिन और प्लेन। अब ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का और प्लेन का, p हमारे पास क्या लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने इसको दिखा तो ऐसे दिया, मान लीजिए कोई पॉइंट n, ये ON डिस्टेंस यानी p = ON, एक ही बात। अब हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है, अगर बोर्ड हमारा एक प्लेन है तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस मार्कर की जो लेंथ, ये पॉइंट O है, मान लिया जो ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है बाहर का, ये O है, तो ये जो मार्कर की लेंथ है ना, ये O है। तो अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ कर सकते हैं, ऊपर की तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो P तो ये हो गया। एक यूज होगा n कैप, ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है टू द प्लेन। यानी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर, तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, तो इसी वेक्टर को हमने मान लिया n कैप। इसको चलो बाद में लिख देता हूं, ये क्या हो गया n कैप। n कैप क्या है, एक नॉर्मल यूनिट, यानी एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, यानी यही परपेंडिकुलर है, तो ये हमने मान लिया n कैप, ठीक है। अब एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे लाइन के अंदर हम हमेशा p पॉइंट लेते थे जनरल पॉइंट किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं p, ये कोई भी जनरल पॉइंट है p। तो अब इनको ज्वाइन करना, कर लेना इतना एडजस्ट। अब एक चीज ध्यान से रखना, ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और हमें पता है हमेशा हम p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लेकर चलते हैं, r। ओरिजिन से किसी पॉइंट तक का जो भी वेक्टर होता है वो पोजीशन वेक्टर होता है, तो उसको हमेशा हम मान के चलते हैं r। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ये हो गया np, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के अंदर ONP, थोड़ा एक बार डिटेल में समझो, फिर बेसिक से डायरेक्ट याद कर सकते। इन ट्रायंगल ONP, ट्रायंगल ला ही अप्लाई करना, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक डायरेक्शन में, यानी दो साइड एक डायरेक्शन में, तीसरी रिवर्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, दो का सम तीसरी के इक्वल, यानी क्या ये लिख सकता मैं, ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर इज इक्वल टू OP1 बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कर सकते हो, ये तो बहुत पढ़ के हैं। तो ON वेक्टर कितना होगा, अब ON इसकी लेंथ हमने मान रखी P है, तो देखना कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, यही होता है। अब मैग्नीट्यूड कितना है, यानी लेंथ की बात करें, ON की लेंथ कितनी है, यानी n से लेकर, यानी प्लेन से लेकर ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो तो हमने मान रखा है p। और डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर की तो डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट डायरेक्शन कितनी हो जाएगी इसकी, n कैप। तो ON वेक्टर कितना होगा हमारे पास, देख सकते हैं p n कैप। NP अभी हमें पता नहीं, OP वेक्टर कितना है, लिख चुके हैं आप। तो यहां से NP वेक्टर कितना आ गया, R वेक्टर माइनस PN, इसको अगर उधर लेंगे ये आ गया NP वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, क्या OP वेक्टर
सॉरी ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है एनपी वेक्टर। ध्यान से देखना, ओ एन वेक्टर कैसा है, ये जो वेक्टर ओ एन है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, यानी ये तो है बाहर की तरफ, और एनपी किस पे है, बोर्ड पे। तो एक वेक्टर बोर्ड पे हो गया, एक बाहर की तरफ, तो ये क्या होगा इसके साथ, परपेंडिकुलर ही तो होगा, या ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है ये वेक्टर ओ एन, तो बोर्ड पे जितने भी वेक्टर्स है उनके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यह ध्यान से देख सकते हैं ओ एन वेक्टर हमारा ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जी। तो ओ एन कितना है, ओ एन हमें फाइंड आउट किया था, पी डॉट एन है, एनपी कितना है ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, आर माइनस पी डॉट एन इज इक्वल टू जी। सॉल्व करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, कितना हो जाएगा, आर डॉट एन कैप पी, फिर इसकी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, एन कैप की एन कैप से करेंगे तो कितना, यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर से, आई डॉट आई वन होता है तो एन पी एन से करेंगे तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे पीछे लिख दिया इनको मैंने, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, एन डॉट आर या आर डॉट एन, पी साथ में था, पी को बाद में लिखिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करना, पी तो पी से पी स्क्वायर हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है, तो एन की एन से यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो पी की पी से पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, अब पी से डिवाइड भी कर सकते हैं, पी कोई नंबर ही तो है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये हमारी इक्वेशन होती है किसकी, प्लेन की, किसके अंदर, नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में है, यानी वेक्टर की फॉर्म में है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। आ गया होगा समझ में, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, हम ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या है। तो एक बार इसको रब कर रहा हूं और बिल्कुल शॉर्टली लिख रहा हूं कौन सी चीज क्या है। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, ये इक्वेशन। अब हमें पता होना चाहिए आर तो क्या है, जो जनरल पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर, एन कैप क्या है, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यानी एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन के। कितना, पी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन की प्लेन से। ये जो डिस्टेंस p है ना, ये क्या होगा, प्लेन और ओरिजिन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। तो ये तो थी एक इक्वेशन प्लेन की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सिमिलरली एक और इक्वेशन होती है, उसको भी हम कह सकते हैं, वो भी प्लेन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, लेकिन इसमें और उस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो एक और इक्वेशन जो इसके ही सिमिलर है, सेम टू सेम प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ध्यान से देखना, इसी से ही आएगी वो, आर डॉट एन कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी। होता है नहीं होता, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो एन कैप को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, इसको उधर मल्टीप्लाई कर, या इसको नाम दे दिया डी। ये एक और इक्वेशन आ गई प्लेन की वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये भी वेक्टर। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर एन कैप है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यहां पर एन वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है। वो यूनिट वेक्टर था, ये वेक्टर है। यहां पर जो p होता था वो क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था ओरिजिन और प्लेन का, यानी ओरिजिन और प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है, p वहां पर ये था। लेकिन d यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, d यहां पर जस्ट कह सकते हो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट, इतना डिस्टेंस है। तो कभी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें ओरिजिन से, तो हम इसका यूज करेंगे,
अगर जनरली बात कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ज्यादातर इस इक्वेशन का यूज होता है। इस इक्वेशन का स्पेशली जब यूज होता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें गलती ना हो। तो r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, ये मैंने डिफरेंस बता दिया इन दोनों में क्या है। ये तो थी वेक्टर फॉर्म, अगर इसी को हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करें तो इसी की, क्योंकि ज्यादातर यूज इसी इक्वेशन का होगा, इन सब को मैं रब कर रहा हूं, यही हमारी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखो r क्या है, पॉइंट P, उसका ही पोजीशन वेक्टर था। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x y z। r को हम हमेशा पढ़ते हैं, ये होता है xi प्लस yj प्लस में z। n वेक्टर ये नॉर्मल वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर है प्लेन के कोई वेक्टर, इसको हमेशा ध्यान रखना, हम कंप्लीट थ्रू आउट द प्लेन में यही कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां से इसको याद कर सकते हैं, n वेक्टर को हम यही मान के चलेंगे, ai प्लस में bj प्लस में ck। n वेक्टर की जगह लिख दिया क्या, ai प्लस bj प्लस में ck इज इक्वल टू d। अब करना i के कोएफिशिएंट के i से ax, y की y से by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो एक बार अच्छे से पढ़ना, अगर नहीं आया हो समझ में तो दो चीजें तो याद कर ही सकते हो, r डॉट n कैप इक्वल टू p, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। यहाँ पर n कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, यहाँ पर n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। d क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से। दो बातें याद रखनी है। और एक चीज और बता देता हूं, ये जो एबीसी होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। इतना तो बताओ, किसी भी वेक्टर यानी n वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के i j k के कोएफिशिएंट्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये वेक्टर में मैं बता चुका हूं। और किसी भी यूनिट वेक्टर के जो i j के कोएफिशिएंट होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर के जो होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइन, दिमाग में याद रखना। किसी भी वेक्टर के जो i j के कोएफिशिएंट है वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, सिर्फ दो ही चीजें याद करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चलो मान लिया इस पॉइंट से पास हो रहा है एन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और नॉर्मल है किसके वेक्टर एन के, यानी प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर, या ये एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो पहले तो ये तो हो गया प्लेन, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं एन वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। तो हमने ऐसे बना रखा, ये हो गया ओरिजिन, ये मान लिया भाई ये जो वेक्टर है एन वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट से पास होने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई लाइन है, ये किसी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो मतलब वो पॉइंट प्लेन के ऊपर है, यानी बोर्ड के ऊपर अगर ये पॉइंट ए है तो मतलब ये बोर्ड पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेना, मान लिया पॉइंट ए ये होगा, क्लियर। ये जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट ए से पास हो रहा है, ये जो वेक्टर है एन वेक्टर ये इसके परपेंडिकुलर है। ये दो चीजें तो की बनती, एक हमेशा हम अपनी तरफ से जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लिया पी कोई हो गया जनरल पॉइंट, क्लियर। तो इनको ज्वाइन कर देना होगा।
अब एक चीज ध्यान से देखना, हमें पता है ओपी का तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ए मानते हैं, तो ए ही मान लेंगे, बुक में आर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मान लिया ए है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेकर ए तक, ओ एन वेक्टर एन ही, ये कंप्लीट वेक्टर मान लिया, ए पी वेक्टर कंप्लीट मानो, ए एन ही कंप्लीट ए पी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ लगाना कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर, इतना मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा एक बार भी ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल और एपी कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर तो क्या होगा, देखना ध्यान से, ओ ए और एपी तो एक डायरेक्शन में, और ओपी क्या है, इनकी रिवर्स डायरेक्शन में। इन ट्राइंगल ओ एपी क्या मैं ये लिख सकता, ओ ए वेक्टर प्लस में एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी। ओ ए वेक्टर ए है, एपी वेक्टर हमें पता नहीं, ओपी वेक्टर आर वेक्टर, एपी वेक्टर यहां से फाइंड, जैसा सेम उसमें किया था वही करना है, तो एक पढ़ना है दूसरा तो अपने आप आर माइनस ए वेक्टर, इतना आ गया, इसको अभी से याद। अब ओ एन वेक्टर जो है वो क्या परपेंडिकुलर नहीं है इसके पूरे प्लेन के, तो क्या एपी वेक्टर भी इस प्लेन के ऊपर ही है, तो क्या ये जो वेक्टर ओ एन जो है ये ऐसे होगा, तो क्या एपी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, चेक कर सकते हो। एपी वेक्टर बोर्ड पे है, ये बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो लिख सकते हैं यहां से जो ओ एन वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एपी वेक्टर। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, जिसे लास्ट में किया था सेम वही। ओ एन कितना है, एन वेक्टर है, एपी कितना है, आर माइनस है, चलो आगे पीछे लिख लो, आर माइनस ए पहले लिख लिया, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, बस इतना सिंपल सा है। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर एन। तो इसमें सबका मतलब क्या है, आर तो क्या है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ए क्या है, जिस पॉइंट ए से प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है, एन क्या है, जिसके प्लेन परपेंडिकुलर है वो एन वेक्टर। तो सारी चीजें तो की बनी, ए तो क्या हो गया, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, एन वेक्टर क्या हो गया, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, डॉट जी लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म में भी कर लेते हैं, कर रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन में ज्यादा यूज करते हैं वेक्टर की बजाय, तो वेक्टर को तो एक बार पढ़ लेना, लेकिन हम ज्यादातर यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें ही ज्यादा यूज करते हैं इसका। क्या है कार्टेशियन फॉर्म, देखना, आर तो क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, सबको पता ये होता है, माइनस ए वेक्टर, अब पॉइंट इससे पास कर रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनके साथ आई जे के जोड़ देना, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस है तो सारे अंदर बाद में माइनस होगा, तो पहले माइनस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट एन, एन वेक्टर हमेशा यही रहेगा, याद कर लेना, एन वेक्टर कभी कंफ्यूजन, ए आई प्लस में बी जे प्लस में, तो क्या हो गया, पहले इनमें से कॉमन लेना, आई कॉमन आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई माइनस वाई वन जे, और इन दोनों में से कॉमन लिया जेड माइनस जेड वन, डॉट ए आई बी जे प्लस एक्स माइनस एक्स वन, अब आई के आई के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरह, आई के आई के साथ, तो एक्स माइनस एक्स वन इधर कोएफिशिएंट इधर ए है, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे ही वाई माइनस वाई वन की बी से करेंगे, बी वाई माइनस वाई वन, ऐसे ही जेड माइनस जेड वन की सी से, सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये होती है प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अब ए बी सी क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन में, x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है उसके गिवन पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। तो ये तो होगी कार्टेशियन फॉर्म में, और ये हो गई
वेक्टर फॉर्म। सिर्फ दो चीजें यहां से हमें याद करनी है, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। जहां पर a क्या है, जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, n कोई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। यहां पर x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स, a b c क्या है, जो नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के उसके डायरेक्शन में, यानी उसके i j के कोएफिशिएंट्स। बस इतना था, इतना एक बार समझो। बस जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बेसिक देखना था। उसके बाद है एक प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। थर्ड जो टॉपिक बताया था, ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कोई प्लेन पास हो रहा है 3 पॉइंट से, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन हम कोई यहां से रिजल्ट याद नहीं करेंगे, कुछ इसको डिराइव नहीं करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे आगे जब क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगी। बहुत ही सिंपल है, कोई नया लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हम पीछे पढ़ चुके, हम आसानी से या इसी का यूज करते हुए, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, इसी का ही यूज करते हुए हम ये फाइंड आउट कर लेंगे अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस रिजल्ट को याद मत करना, इसको हम डायरेक्ट समझ लेंगे, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और था इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन। हालांकि बुक में गिवन है कोई प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो सब मत पढ़ना, एक दो क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट अपने आप तुम कहोगे हाँ ये तो अपने आप हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं प्लेन की इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में। अब ये इंटरसेक्ट क्या होता है, देखो पहले लाइन की बात करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है एल, ये एक्स एक्सिस का कितना पार्ट कट कर रही है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस का कितना पार्ट कट कर रही है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो अगर एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास ए होता था, वाई इंटरसेप्ट बी होता था, तो लाइन की इक्वेशन हमने क्लास 11 में स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी थी, ये होती है सेम टू सेम इसमें है, तो कोई ऐसा नई चीज नहीं है। ये जैसे क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, कोई प्लेन है, ये मान लीजिए कोई प्लेन, ये कोई भी प्लेन है, नाम दे दिया एबीसी, एबीसी ये कोई प्लेन, ये क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को जितने पार्ट कट कर रहा है वो तो होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये तो हो गया ए, वाई एक्सिस का जितना पोर्शन कट कर रहा है उसको मान लिया बी, और जेड एक्सिस का जो पोर्शन कट कर रहा है वो हो गया सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस में y बाई बी प्लस में, अब z है तो बाई सी इक्वल टू 1, ये होता है जैसे लाइन की होती है सेम टू सेम, इसमें बस z बाई सी होता है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए y बाई बी z बाई सी। अब ए बी सी क्या है, यानी x एक्सिस का कितना पार्ट कट कर रहा है, y एक्सिस का कितना पोर्शन कट हो रहा है, z एक्सिस का कितना, यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और ये बोलेंगे z इंटरसेप्ट, ये कर देंगे। तो बस आज का इतना ही इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 13.6। एक्सरसाइज 13.6 इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करके किसी प्लेन की जिसकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है। तो कार्टेशियन किस क्रम में होती है, x y z के क्रम में, तो r की जगह लिख दिया xi प्लस yz प्लस z, यही होता है r वेक्टर सबको होता है, डॉट 2i प्लस 3j माइनस में k इक्वल टू में 1। तो क्या आ जाएगा x i की कोएफिशिएंट क्या आएगा सर 2x, y की y के साथ 3y, z की इसके साथ माइनस z इक्वल टू, ये हमारी आ गई कार्टेशियन। बस इतना करना है। अब कभी ये इक्वेशन गिवन है तो इसको कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे, तो पहले तो लिख लिया r, फिर क्या आएगा 2 3 और -1, इनके साथ i j की जोड़ देना, यानी ये जो है ना 2 3 और -1, यानी 2i प्लस 3j माइनस k, ये हमारी वेक्टर फॉर्म में आ गई। या ऐसे समझ में आए r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, यही होता है। n वेक्टर क्या होता है ai प्लस में bj प्लस में ck इक्वल टू d, n वेक्टर यही था। तो यहां से अगर इसको हम कार्टेशियन में चेंज करते हैं तो ये आ जाता है ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू में b। तो n वेक्टर कैसे बनेगा,
ए बी और सी, यानी जो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट है ना उससे हमारा एन वेक्टर आता है। ए इनके साथ आई जे के जोड़ देना, ए आई बी जे, ठीक है। तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर एक आ गई तो दूसरी को रिवर्स भी हो जाएगी। तो पहले दो क्वेश्चन तो इजी है, उसके बाद देखना find the vector equation of a plane which is at a distance of 4 units from the origin. And which is normal to the vector. एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब क्या है प्लेन एक 4 यूनिट के डिस्टेंस पे कहां से ओरिजिन से। तो एक चीज हमेशा बताई थी, जब भी डिस्टेंस की बात करें किससे, ओरिजिन की प्लेन से, तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, यानी क्या हमें दिखाना है, कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इतना तो ध्यान रखना, हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करो प्लेन की जो कितने डिस्टेंस पे 4 यूनिट है ओरिजिन से। जब भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं ना ओरिजिन से प्लेन की, तो हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज हर बार यही फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस केस में हमें ये फाइंड आउट करनी है, इसमें ये फाइंड आउट, ये तभी फाइंड आउट करेंगे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो ओरिजिन से, अदरवाइज हम इसका यूज करेंगे। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू t। तो देखना सॉल्यूशन, हमारे पास ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर कह रहा है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। ये तो n वेक्टर है, n वेक्टर तो कितना हो गया 2i माइनस 3j प्लस में 6। ठीक है, हमें चाहिए r डॉट n कैप। तो n कैप यहां से फाइंड आउट कर, क्या होगा n कैप 2i माइनस 3j प्लस में 6 के अपॉन में मैग्नीट्यूड। n कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये लिख दिया, मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर यानी रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही होता है। तो कितना हो गया 49, और 49 का कितना आएगा रूट 7, यहाँ पे एन कैप आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएगी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। हमारे पास सारी चीजें हैं, r n कैप कितना है, यही तो n कैप 1/7 को बाहर भी लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे 2i माइनस 3j प्लस में 6 के अपॉन में 7, ये n कैप इज इक्वल टू p। p का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन का, जो कि गिवन है 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी प्लेन और ओरिजिन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है p, ये गिवन है। तो अब क्या करेंगे, 7 कांस्टेंट के उधर मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 28। ये इक्वेशन बस और कुछ नहीं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 यूनिट्स, यानी p का हो गया इतना फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, और नॉर्मल वेक्टर यानी n वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4 के। तो सेम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है थर्ड क्वेश्चन,
फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। सारे ओरिजिन वाली बात हो रही है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 5 units from origin and has -1 and has -1, 2 or 2 as the direction ratios of a normal tube. वेक्टर इक्वेशन प्लेन की फाइंड आउट करनी है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। फिर ओरिजिन का जिक्र कर दिया, यानी यही फाइंड आउट करनी है। जब तक ओरिजिन का जिक्र करे ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो P तो हमारे पास कितना है 5। n कैट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें n वेक्टर पता होना चाहिए। n वेक्टर क्या है अभी से पता नहीं, लेकिन जो नॉर्म कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू -1, 2 और 2 क्या है डायरेक्शन रेशियोज है जो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल जैसे नॉर्मल की ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा -i प्लस में 2j प्लस में 2। नहीं आया समझ? ये हमारा हो गया नॉर्मल वेक्टर। i j के जो कोफिशिएंट होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। -1, 2 और 2 ही तो क्या है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो वेक्टर कैसे बनाएंगे उसके साथ i j के जोड़ते हैं। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। n क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से कितना हो जाएगा -i प्लस में 2j प्लस में 2k, यानी वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और 4 5 और 4 9 3। बस इसको पुट कर देना, सॉल्व कर देना। फोर्थ क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज r डॉट 2i माइनस a प्लस 2k इज इक्वल टू 9। ये जो गिवन है ये क्वेश्चन में गिवन है क्या है ये एक नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर। तो फाइंड आउट क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी ओरिजिन से, यानी p फाइंड आउट। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से। तो ये जो इक्वेशन गिवन है r डॉट ये कह रहा है ये n वेक्टर थी किस फॉर्म में गिवन है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d इस फॉर्म में गिवन है। अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें n कैप की फॉर्म में तो राइट हैंड साइड में जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा p ही तो होगा। तो क्या करना है ये जो इक्वेशन गिवन है ना r डॉट n इज इक्वल टू d इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो देखना कैसे करेंगे। नॉर्मल वेक्टर तो ये हो गया 9। अब ये तो है इतनी r डॉट n इक्वल टू d, हमें चाहिए ये इसमें, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी फॉर्म में तो निकलता है जब यूनिट वेक्टर आएगा। ये है n वेक्टर। तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं देखना इसी में समझा रहा हूं, दोनों तरफ मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या बचेगा n कैप और ये क्या होगा आगे से। तो करना क्या है ये r डॉट n इक्वल टू d है, तो यहां से इन दोनों को यानी इसको भी और इसको भी मैं किससे डिवाइड करूंगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो देखो क्या हो जाएगा ये तो समझने के लिए छोड़ दो। तो करना क्या है r डॉट वेक्टर कौन में मैग्नीट्यूड, तो ये तो वेक्टर है n वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड रूट इसका स्क्वायर 4 इसका 1 इसका 4 9 यानी कितना आ गया 3। ये तो आ गया। अब क्या वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करने के बाद ये तो हो गया n कैप। जब इस साइड के तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में 9 था इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना है 3 ही तो है 3। तो कितना बच गया 3 बचा। तो ये है r डॉट n कैप इज इक्वल टू p की फॉर्म। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा 3 यूनिट होगा। ये कर सकते हैं इसे।
फिफ्थ, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। इक्वेशन ही गिव, ये क्वेश्चन गिव। अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने परपेंडिकुलर के फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, तो एक चीज तो ये प्लस वन उधर गया तो माइनस वन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लेन की इक्वेशन गिवन है ना r डॉट समथिंग इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन हमेशा ऐसी फॉर्म की होगी, हमेशा। वो ठीक है, बाद में हम इसको n कैप के इसमें कन्वर्ट करें, लेकिन जब भी गिवन हो तो ये हमेशा r डॉट n इक्वल टू d इस फॉर्म में। देखना ये कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो अगर मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ही तो होते हैं। अगर मैं n कैप फाइंड आउट करूं और उसके आई जे के कोएफिशिएंट्स अगर बता दूं तो वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ही होंगे। तो वही तो कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करो कहां से, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो क्या करना, n कैप जो है उसको निकाल लेना, और डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो n वेक्टर की बात करें तो हमारे पास n वेक्टर कितना है, यहां से देख सकते हो 6i माइनस 3j माइनस 2k। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां से n कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना। कितना हो जाएगा 36 9 50 49, यानी कितना 7 ही आ गया। तो कितना आ गया, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 6/7 माइनस 3/7 माइनस 2/7। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस इसके परपेंडिकुलर के फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन क्या हो गए, 6/7 हो गए, यानी आई जे के कोएफिशिएंट माइनस 3/7 माइनस 2/7, ये फाइंड करना। यानी ये स्टेटमेंट अगर कंफ्यूज कर रहे थे, स्टेटमेंट का सिर्फ इतना मतलब है डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर के ओरिजिन टू द प्लेन, यानी जो ओरिजिन से प्लेन तक जो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है ना उसके कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है। तो नॉर्मल यूनिट पहले n वेक्टर, ये तो क्या है, जो भी इक्वेशन गिवन हो हमेशा इसी फॉर्म की होती है, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। तो ये तो n वेक्टर है, तो यहां से n कैप फाइंड आउट कर ले, n कैप जो भी आ गया उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो 5 क्वेश्चन का लास्ट ट्राई कर रहा, नहीं आ रहा कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एक बार फिर से कल से क्लियर कर दूंगा क्या है।